जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारा पहला लेक्चर है। आज का सब्जेक्ट हमारा है कंपनी लॉ। आज बेसिकली ओरिएंटेशन ही होगी इसकी, यानी आपको इस सब्जेक्ट के हवाले से कुछ इंट्रोडक्टरी मटेरियल शेयर करेंगे हम आप लोगों के साथ कि सब्जेक्ट की नेचर क्या है, एग्जामिनर का स्टाइल क्या है, टेस्टिंग का ग्रिड क्या है, कौन कौन से बड़े बड़े टॉपिक्स हम इसमें स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो लेकिन क्लास के स्टार्ट में ही एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो हमारा लेक्चर होगा ना क्लास में, ये आपका सिर्फ समझिए टोटल जो रिसोर्सेज आप कवर करने जा रहे हैं उसका 50% है। 50% आपको इसके अलावा भी कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, यानी अगर क्लास का लेक्चर आप अटेंड करते हैं, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, वो आपको चीज़ें कैसे प्रोवाइड की जाएंगी, वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए से। ठीक है, तो नॉर्मली ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं हमारे, उनका तो व्हाट्सएप ग्रुप बना होता है, उनमें हम रिसोर्सेज शेयर करते रहते हैं, लेकिन फिजिकल स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप नॉर्मली नहीं बनता। तो हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल स्टूडेंट्स का भी व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं ताकि आपके साथ जो कुछ मज़ीद एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हमने शेयर करने हैं, और वो रिसोर्सेज बड़े काम के हैं। वो रिसोर्सेज क्या हैं, कैसे काम के हैं, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। मैं बताऊंगा नहीं, आपको खुद फील हो जाएगा कि वो क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से आपके कंसेप्ट्स को वो रिवाइज कर रही हैं, कंसेप्ट्स को टेस्ट कर रही हैं। ठीक है, और कैसे बेनिफिशियल है। तो उसके लिए आपको पेज सर्कुलेट करवाया गया है। ठीक है, ताकि उसमें सिर्फ हमारे जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं क्लास के, वो ही उस ग्रुप में मौजूद हों। आप अगर उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना नंबर उसमें लिख दीजिए। वो बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, और वो व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन ओनली होगा। यानी उसमें आप कोई डिस्कशन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि फिजिकल स्टूडेंट्स से अगर डिस्कशन करनी है तो उसके लिए क्लास मौजूद है, वो आप क्लास में डिस्कशन कीजिए, जो भी क्वेश्चन पूछते हैं। वो सिर्फ मेरी तरफ से शेयरिंग होगी कुछ चीज़ों की, और कुछ क्विज़ वगैरह होंगे, कुछ स्पेशल डिज़ाइन किए और कुछ और चीज़ें होंगी। तो उसके लिए पेज सर्कुलेट कर दिया मेरा ख्याल टीए ने, आप उसके ऊपर अपना नंबर लिख दीजिए। अच्छा, अब चलते हैं हम सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन की तरफ। ये सब्जेक्ट है कंपनी लॉ, कैफ 7। इससे पहले आपने प्रोबेबली लॉ का एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, कैफ फॉर बिजनेस लॉ। ये जो कंपनी लॉ का सब्जेक्ट है, ये नेचर इसकी बिजनेस लॉ की तरह ही है। फ़र्क ये है कि जो बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट था उसमें हम ऐसे लॉज को कवर करते थे जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के लिए थे। आपको पता है प्रैक्टिकली बिजनेस 3 तरह के होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी फॉर्म में। ठीक है, जो बिजनेस लॉ है ना कैफ 4, वो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के ऊपर कौन से लॉज एप्लीकेबल है उनके बारे में सिखाता है। लेकिन बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद खुद का कोई सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो या तो किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे या फिर खुद की कोई कंपनी बनाएंगे। तो आपके लिए ये भी बहुत ही ज़रूरी है, बल्कि बिजनेस लॉ से ज़्यादा ज़रूरी है कंपनी लॉ पढ़ना, ताकि आपको पता चले कि कंपनीज के ऊपर कौन से लॉज एप्लीकेबल है। और दूसरी बात, बिजनेस लॉ में और कंपनी लॉ में फ़र्क एक और, कि जो कैफ 4 है वो जितना आपने पढ़ा सिर्फ उतना ही है, लेकिन जो कैफ 7 है कंपनी लॉ, ये जितना आप पढ़ेंगे सिर्फ उतना ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि इसकी एडवांस लेवल की टेस्टिंग आपको सीफैप लेवल पे भी काम देगी। वो सीफैप 2 है, कॉर्पोरेट लॉ है शायद, उसमें आपका ये कंपनी लॉ का भी कंसेप्ट सारे दोबारा टेस्ट होंगे एडवांस लेवल पे। इसीलिए ख़ास तौर पे इस सब्जेक्ट को आपने पढ़ना है। कैफ 4 को पढ़ा, पास किया, भूल गए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन कैफ 7 को पढ़ना है, पास करना है और भूलना नहीं है। इसको वक्तन वक्तन बाद में भी रिवाइज करते रहना है, सीफैप लेवल पे ये काम आएगा। ठीक है जी। तो पहली चीज जो हमने इस सब्जेक्ट के हवाले से सीखी, कंपनी लॉ। इसमें हम कौन से लॉ पढ़ने जा रहे हैं जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस पे एप्लीकेबल हैं।
और पाकिस्तान में कंपनीज के ऊपर जो सबसे बड़ा लॉ एप्लीकेबल है वो है कंपनीज एक्ट 2017। ठीक है, उसका मतलब ये हुआ कि हमने इस सब्जेक्ट में कंपनीज एक्ट 2017 को स्टडी करना है। अच्छा, अब कुछ मजीद बातें, कुछ आपको पता है ओरिएंटेशन क्लास में सब्जेक्ट के हवाले से कोई टेक्निकल कंसेप्ट हम डिस्कस नहीं करते, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पूरे कोर्स में अपने जहन में रखनी पड़ेगी। वो बातें क्या हैं, ये पेज अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं, मीनवाइल आप नोट कर लीजिए बोर्ड पे ऊपर। इंस्ट्रक्टर इंट्रोडक्शन, देखें सबसे पहली चीज़ आपके लिए ज़रूरी होती है कि ये जान सकें कि आपने कोई भी चीज़ किसी भी अगर प्रोफेशनल से सीखनी है, क्या वो प्रोफेशनल इस काबिल है भी कि नहीं कि आपको वो चीज़ सिखा सके। तो कंपनी लॉ वैसे तो बहुत से दूसरे फील्ड्स में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, एमकॉम MBA वगैरह में भी पढ़ाया जाता है, इसके अलावा LLB में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन मेरी अपनी ये पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो सब्जेक्ट जिस फील्ड में पढ़ाया जा रहा है ना, उसी फील्ड का टीचर अगर पढ़ाए तो बेहतर तरीके से पढ़ा सकता है, क्योंकि उनको अंदाज़ा होता है कि उनकी फील्ड में ये सब्जेक्ट किस तरीके से प्रैक्टिकली अप्लाई होगा। तो जो CAF 7 कंपनी लॉ है, ये आपका कोर्स मैं पढ़ाऊँगा, मोहम्मद आसिफ। मैंने CA क्वालिफाई किया था 2008 में, उसके बाद से टीचिंग प्रोफेशन तकरीबन 14 साल हो गए, हाँ 14-15 साल हो गए तकरीबन टीचिंग प्रोफेशन में ही हूँ। कुछ अर्सा मैंने क्वालिफिकेशन के बाद फर्म के साथ जॉब की थी। चलिए आगे चलते हैं। सब्जेक्ट के हवाले से इंट्रोडक्शन ये ज़्यादा अहम है आपके लिए कि सब्जेक्ट की नेचर को समझना। देखिए, पहले ही दिन किसी भी सब्जेक्ट की नेचर को समझ लेना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपके जहनी तौर पे तैयार हो जाए कि सब्जेक्ट किस तरह का है, मुझे इसकी तैयारी किस तरीके से करनी है। ये ना हो एंड पे जाएं और फिर पता चले हो तैयारी इस तरीके से नहीं करनी थी, दूसरे तरीके से करनी थी। तो स्टार्ट में ही सब्जेक्ट की नेचर समझना ज़रूरी होता है। तो सब्जेक्ट की नेचर है लीगल। लीगल का मतलब क्या है, इसमें हम किसी ना किसी लॉ को पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, जब लॉ को पढ़ रहे होंगे तो स्टूडेंट का अक्सर क्वेश्चन ये होता है, सब जब हम आंसर करेंगे, लीगल लैंग्वेज ना थोड़ी सी मुश्किल होती है। मुश्किल होने की रीज़न ये होती है कि जो उन्होंने लॉ मेकर्स होते हैं, उन्होंने किसी भी लीगल प्रोविजन को इस तरीके से लिखना होता है कहीं कोई लूप होल रह ना जाए जिसका फ़ायदा क्रिमिनल लोग उठाएं। तो उन्होंने हर चोर रास्ता जो है ना वो बंद करना होता है लॉ मेकर्स ने, इसीलिए वो लैंग्वेज इस तरीके से और एग्जाम्पल मतलब कोई एक चीज़ बताएंगे ना उसके साथ मिलती जुलती 6-7 चीज़ें और लिख देंगे ताकि शक का फ़ायदा उठा के कोई भी मुजरिम इससे निकल ना सके। तो स्टूडेंट अक्सर कहते हैं सर ये जो लॉ की लैंग्वेज है ना ये डिफ़िकल्ट है, तो क्या हमें यही लैंग्वेज याद करनी और लिखनी है? इस सवाल का जवाब हमने ICAP से पूछा। ICAP ने कहा नहीं, हमने अपने स्टूडेंट्स को इस सब्जेक्ट का बेसिक पर्पस सुनिए। ICAP कहता है इस सब्जेक्ट का बेसिक पर्पस ये नहीं है कि लॉ पढ़ के लीगल केसेस लड़ने हैं हमारे स्टूडेंट्स ने, ये पर्पस नहीं है, ठीक है। कंपनी लॉ की जो भी प्रैक्टिस में वायलेशन आएगी ना, इस केस को डील करने के लिए प्रैक्टिस में लॉयर मौजूद होंगे। तो फिर हमें ये कंपनी लॉ क्यों पढ़ाया जा रहा है? ताकि हमें पता हो कि कंपनी में बैठ के किसी भी पोजीशन पे हम काम कर रहे हैं ना, हम चाहे डायरेक्टर हैं, हम चाहे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, हम चाहे CFO हैं, इवन हम उस कंपनी के अगर मालिक हैं, शेयर होल्डर हैं, तो हमारे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारी क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। और अगर हम दूसरे लोगों के साथ डील करते हैं तो ये डील करते हुए हमने किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। यानी जनरल अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए कि हम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस करते हुए कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी लीगल इम्प्लीकेशन क्या होगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। लेकिन कोर्ट में जाके हमने कॉर्पोरेट केसेस नहीं लड़ने, वो वकील ही लड़ेंगे, ठीक है। इसीलिए ICAP ने कहा कि जो कंसेप्ट्स हैं स्टूडेंट्स अगर उस कंसेप्ट को अपने अल्फाज में सही से बता सकते हैं, सही से, तो फिर उसकी इजाज़त है। लीगल लैंग्वेज एज इट इज़ प्रोड्यूस करना लाजमी नहीं होता। यानी ICAP क्या कहना चाह रहा है कि कंसेप्ट सेम होना चाहिए, वर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये लीगल पेपर है। डिफिकल्ट प्री रेक्विजिट क्या इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले किसी दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ना ज़रूरी है?
नहीं कोई जैसे अगर आपने FAR 1 पढ़ना है उससे पहले ज़रूरी है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ा हो, FAR 2 पढ़ना है उससे पहले ज़रूरी है FAR 1, लेकिन कैफ 7 पढ़ने से पहले कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा होना ज़रूरी नहीं। हाँ, अगर आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो अच्छा है, आपको उससे फ़ायदा हो जाएगा। और मेरा है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग तो आप सबने पढ़ा होगा ना? अच्छा, नहीं पढ़ा हुआ एग्जाम, चले FAR 1 पढ़ा होगा, वो तो उससे भी ज़्यादा बेहतर है, वो तो उससे भी ज़्यादा बेहतर। यानी किसी भी दर्जे पे अकाउंटिंग पढ़ी हुई है ना तो बस काफ़ी है, काफ़ी। इसके अलावा मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो भी अकाउंटिंग सिर्फ इस वजह से क्योंकि कुछ जगहों पे टर्म्स आएंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पता ना आपको क्या होता है, बस इतनी क्यों अकाउंटिंग की ज़रूरत थी। आगे चलते हैं। डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट, याद रखें रिसेंटली पिछली 2 अटेम्प्ट्स में ICAP ने इसको मॉडरेट लेवल से थोड़ा सा अपग्रेड किया है। मॉडरेट लेवल, डिफिकल्ट अभी भी नहीं है, मॉडरेट से। तो उसकी रीज़न क्या? उसकी रीज़न ये है कि ICAP ने अपना शिफ्ट रिप्रोडक्शन से केस स्टडी की तरफ कर दिया। ICAP अब केस स्टडी की ज़्यादा टेस्टिंग कर रहा है रिप्रोडक्शन वाले कंसेप्ट की निस्बत, इस वजह से ये पहले, लेकिन अभी भी याद रखिए डिफ़िकल्ट नहीं है। देखिए मैं एक प्रोफेशनल हूँ, जो चीज़ यस होगी कहूँगा यस है, जो चीज़ नो होगी कहूँगा नो है। आपको मोटिवेट करने के लिए झूठ नहीं बोलूँगा, ना ही कोशिश करूँगा। तो ये सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट ईजी नहीं है, डिफ़िकल्ट भी नहीं है, मॉडरेट लेवल का है। हाँ, थोड़ी सी रिसेंट उसने 1-2 अटेम्प्ट्स में केस स्टडी की टेस्टिंग ज़्यादा कर दिया है, तो हमने अपनी प्रैक्टिस के अंदर केस स्टडी को ज़्यादा इंक्लूड करेंगे, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। घर जाके रिटन फॉर्म में ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, केस स्टडी की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना आप पास नहीं हो सकेंगे। कैफ 4 में आपने देख ही लिया होगा, कैफ 4 में जिस तरीके से केस स्टडी का स्टाइल होता था, मिलता जुलता ही स्टाइल यहाँ पे कैफ 7 में भी होगा। फ़र्क सिर्फ यह है कि यहाँ पे सारे केसेस कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के कंटेक्स्ट में सेट करेगा। पासिंग परसेंटेज जो प्रीवियस अटेम्प्ट लेटेस्ट, जो हमारी लास्ट अटेम्प्ट जिसका रिजल्ट आ चुका है, जिस अटेम्प्ट का रिजल्ट आया वो कौन सी है हमारी? ऑटम 22, स्प्रिंग 23 का तो अभी हुआ है ना, अभी उसका रिजल्ट नहीं है। तो ऑटम 22 में जो पासिंग परसेंटेज है वो है 34%, ठीक है, जो कि एक नॉर्मली पासिंग परसेंटेज इतनी ही, लगभग इतनी ही होती है, 34%। लेकिन अगर आप केस स्टडी की प्रैक्टिस करें, अगर के रिटन फॉर्म में केस स्टडी के या फेल होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, कंसेप्ट इनको भी आते होते हैं, कंसेप्ट इनको भी आते हैं। फर्क कहाँ पे पड़ता है? रिटन प्रैक्टिस पे। ये जो 64% 66% स्टूडेंट्स फेल हुए ना प्रीवियस अटेम्प्ट में, इसका ये मतलब नहीं है कि इन्होंने लॉ को पढ़ा नहीं था। अगर देखेंगे ना इस 64% में तकरीबन 20-25% स्टूडेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो 40+ पे फेल हुए। और 40+ पे फेल होने की रीज़न सिर्फ यही होती है, पढ़ा सारा है, उसकी प्रैक्टिस नहीं की, खास तौर पे केस स्टडी की प्रैक्टिस नहीं की। तो आप देखें कंपनी लॉ कहीं पे भी पढ़ने चले जाएं, कंसेप्ट्स तो आपको सारे ही पढ़ा देंगे, ठीक है। असल चीज़ है कि आपसे प्रैक्टिस करवानी है। तो ज़हनी तौर पे आप पहले दिन से ही तैयार हो जाएं कि थ्योरी का सब्जेक्ट है, ऐसा ना हो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो काउंटिंग का पेपर पास होना ज़रूरी है कि नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो लॉ का पेपर पास होना ज़रूरी है कि नहीं, उतना ही ज़रूरी है। इवन इंग्लिश का पेपर भी पास नहीं ना करेंगे अगर PR से, तो भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकते। इसलिए हर सब्जेक्ट को पास करना ज़रूरी है। प्रैक्टिकली कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा अहम है, कौन सा कम अहम है, वो एक अलग बात है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हर सब्जेक्ट पास करना इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो आपने हर रोज़ काउंटिंग को टाइम देना है, बिल्कुल दीजिए, लेकिन हर रोज़ आपने लॉ को भी टाइम देना है। और सिर्फ याद करके ये ना समझिएगा कि आपने पास करने के काबिल हो गए हैं। याद कर लिया, अगर आपने 100% एक चीज़ को याद कर लिया ना, स्टिल पास होने की गारंटी नहीं है। इसलिए कि पेपर में 50% से ज़्यादा वेटेज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की होती है, ठीक है। पेपर स्ट्रक्चर क्या होगा ये ज़रा गौर से सुन लीजिए। पेपर होगा हमारा 100 मार्क्स का, हर पेपर 100 मार्क्स का ही होता है। क्या इस पेपर में कोई चॉइस होगी? चॉइस होता ना, 10 में से कोई से 8 क्वेश्चन कीजिए, कोई चॉइस नहीं हो। पूरे CA में कोई चॉइस नहीं होती, आपको पता ही है।
चॉइस क्यों नहीं होती? क्योंकि आई कैप सिलेक्टिव स्टडीज को डिस्करेज करता है, ठीक है, इसलिए हमारे पेपर में भी कोई चॉइस नहीं होगी। इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, 3 तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एक आएंगे एमसीक्यूज, एक होंगे रटे वाले क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन, और तीसरा होगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। 3 तरह के एमसीक्यूज होंगे 15 नंबर के, ठीक है, 15 नंबर के एमसीक्यूज होंगे, लेकिन 15 नहीं होंगे, उससे कम होंगे। बात समझ आई? हाँ जी, नंबर ऑफ एमसीक्यूज कम होंगे, मार्क्स ऑफ एमसीक्यूज 15 होंगे। कोई एमसीक्यू अगर इजी हुआ आई कैप 1 नंबर अलॉट करेगा, अगर थोड़ा मॉडरेट हुआ आई कैप 1.5 मार्क्स, और अगर डिफिकल्ट हुआ 2 नंबर के साथ, ठीक है। तो हो सकता है एग्जाम में आपको 11 या 12 एमसीक्यूज मिले, उनके टोटल मार्क्स कितने होंगे? 15% वेटेड होगी एमसीक्यूज की, फिर 40% के करीब वेटेज होगी रिप्रोडक्शन के क्वेश्चंस की, जिनमें आपने जो चीज याद की होगी ना वो रिप्रोड्यूस करनी होगी, और 45% होंगी केस स्टडीज। वैसे मुझे बताइए, जो आपका ग्रिड होगा कैफ 7 पेपर का, वो क्या होगा? कितनी तरह के क्वेश्चन आएंगे पेपर में? 3 तरह। कौन कौन से? एमसीक्यूज, रिप्रोडक्शन, केस स्टडी। एमसीक्यूज कितने मार्क्स के होंगे? 15, और रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन 40, और केस स्टडीज 45। शाबाश। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे पेपर पास करना तो बहुत आसान है, रट्टा लगा लेंगे, 40 नंबर इधर आ गए। एमसीक्यूज हैं, इनमें से 10-11 नंबर तो कहीं नहीं गए, तो 50 को नंबर तो पूरे हो ही जाते हैं। बाकी भी तैयारी करेंगे, कोई 2-4 सवाल आ ही जाएंगे, केस स्टडी कर ही लेंगे। याद रखिए, कैफ 7 के पेपर में और हर पीसीए के हर पेपर में एक नंबर वो आपको किसी वजह से देगा। 1 नंबर का कंसेप्ट भी टेस्ट करता है ना आई कैप, उसमें कोई ना कोई ट्विस्ट जरूर होता है। आई कैप आपको 1 नंबर भी आराम से नहीं लेने देगा, कंफर्म बात कर रहा हूं। 1 नंबर में भी कोई ना कोई ट्विस्ट जरूर होगा। रिसेंटली आई कैप के जो, अगर आप 2 पेपर देखें ना, 2 पेपर, इसमें इसके स्टाइल को अगर आप एग्जामिनर का टेस्टिंग उसका स्टाइल है उसको डिकोड करें, अगर आप 2 चीजें आपको नजर आएंगी, 2 चीजें अभी बता रहा हूं, और मोस्ट प्रोबेबली इस अटेम्प्ट में भी वो इसी स्टाइल से टेस्टिंग करेगा। उसका जो तरीका है वारदात है ना आई कैप का, वो बता रहा हूं तरीका। वो देखें, एमसीक्यूज में तो चले इसकी डिस्कशन जब प्रैक्टिस करेंगे ना फिर करेंगे। 40% थ्योरी में आई कैप का तरीका वारदात क्या है? एक लफ्ज को चेंज करेगा रिक्वायरमेंट में और उससे कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। एक लफ्ज को चेंज करेगा और उससे कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। और ये आई कैप का मैं पर्सनली फील करता हूं अच्छा तरीका है। अच्छा, बिल्कुल अच्छी बात है। उसकी रीज़न ये है, प्रैक्टिस में जब आप जाते हैं ना, आपने डॉक्यूमेंट्स को इंटरप्रेट करना होता है, वहाँ पे एक लफ्ज़ से फ़र्क पड़ता है। आप एक मैं केस स्टडी पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ना 2 पार्टीज होती हैं ना, एक दूसरे के साथ ड्राफ्ट शेयर करती हैं। तो एक सेल एग्रीमेंट था, उसमें ड्राफ्ट में लिखा हुआ था कि आपको ये यूनिट बेचा जाएगा 245 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। ड्राफ्ट में दोनों पार्टी ने कहा ठीक है जी, प्रिंट निकालें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे जो लीगल पेपर होते हैं, साइन करते हैं। प्रिंट निकाला, साइन किया, साइन करने के बाद पता चला एक छोटा सा टाइपिंग एरर हो गया है। 245.00 लिखना था यूनिट्स का, 24.50 लिख दिया गया। दोनों पार्टीज के साइन हो गए। उसके बाद पहली पार्टी जो सेलर थी ना, उसने पहले रिक्वेस्ट की सर ये गलती हो गई चेंज कर ले। उन्होंने देखा वो तो खुश, दूसरी पार्टी उन्होंने कहा जो 245 वाली चीज थी वो हमें 24.5 के रेट में। उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट है, ड्राफ्ट चाहे जो मर्जी हो, साइन। ये केस कोर्ट में गया, गैस कीजिए कोर्ट ने क्या फैसला किया होगा? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड।
कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। उन्होंने कहा जी हमें इससे गर्ज नहीं, इससे पहले आपस की आपकी क्या निगोशिएशन होती रही है, हमें इस चीज़ से गर्ज है, तय क्या पाया, और चूंकि इस पे आपने साइन लिखे हुए हैं तो इसीलिए ये वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई एक क्लर्क की गलती की वजह से। तो मुझे बताइए कि क्या हमें भी ये एक एक पॉइंट को, हम जिस पोजीशन पे बैठे होंगे ना, हमारी पोजीशन बहुत सेंसिटिव, आपको क्लर्क बनाने के लिए तैयार नहीं किया जा रहा है। आपने सीए करने के बाद एजी ऑफिस का क्लर्क नहीं लगना, किसी कंपनी का सीएफओ सीईओ बनना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक एक लफ्ज़ क्या, एक एक पॉइंट कोमा से भी अगर मीनिंग चेंज हो रहे होते हैं ना तो आपको पता हो। और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो अब ये जनरेशन है ना, इसको नहीं पता। ठीक है, ये अब क्या मैं हर बात बताऊं बड़ी कि दो चीज़ें, केयरलेस है, एफिशिएंट है, ये दोनों चीज़ें हमारी जो न्यू जनरेशन है ना, बड़े से बड़ा टास्क जो पहले हम बहुत टाइम दिनों में किया करते थे, मतलब अब मैं खुद भी हैरान होता हूँ कभी अपने टीएस वगैरह से काम हो या स्टूडेंट, वो उसका क्विक सोल्यूशन दे देते हैं, बहुत एफिशिएंट है, लेकिन साथ ही साथ केयरलेस भी है। इवन ऑफिशियल कम्युनिकेशन में अल्फाज के स्पेलिंग ठीक नहीं होते, अल्फाज के स्पेलिंग भी ठीक नहीं, मतलब ऐसे लगता है वो क्लाइंट के दूसरे क्लाइंट के सीएफओ को ईमेल कर रहे हैं, वो ऐसे लगता है जैसे दोस्त को एसएमएस कर रहे हो, वो इस तरह की वर्डिंग, इस तरह की एब्रीविएशन जो होती है ना। तो इसीलिए आईकैप ये चाहता है कि आप जो भी केस स्टडी आपके सामने आए, क्वेश्चन है, उसके एक एक लफ्ज़ के ऊपर गौर करें, और एक लफ्ज़ की वजह से मीनिंग में जो चेंज आता है वो आपको पता होना चाहिए। तो अभी बता रहा हूँ, आप केयरलेस हो के पता है क्या, आप कहेंगे सर ने क्लास में पास पेपर इस तरह के करवाए थे, इस तरह का क्वेश्चन तो पहले भी है, इसमें तो ये चीज़ पूछता होता है, और वही चीज़ लिख देंगे। हालांकि क्वेश्चन के अंदर उसने एक लफ्ज़ से कंसेप्ट सारा चेंज कर दिया होगा। अब देखें वो लफ्ज़ कौन कौन से हो सकते हैं, ये आपने परेशान नहीं हो, आपके टीचर की जिम्मेदारी होती है आपको ये बताना कि ये लफ्ज़ अगर इस तरह होता तो क्या मतलब था, इस तरह हो गया तो क्या, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैंने आपको सिखाना है। आपने सिर्फ इस लेवल पे जाके सोचना है, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते हुए सिर्फ एक चीज़ सोचनी है, क्या कि रिक्वायरमेंट में एक लफ्ज़ के चेंज होने से रिक्वायरमेंट में फ़र्क पड़ सकता है, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। क्लियर? तो 40% थ्योरी वाला जो पोर्शन है, इसमें आईकैप का लेटेस्ट तरीका वारदात क्या है, एक लफ्ज़ को चेंज करके पूरा कंसेप्ट चेंज हो जाता है। वो आपने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते हैं वो मुजरिम और महरम वाली बात। तो यहाँ पे मुजरिम और महरम एक नुक्ते से बदल जाता है ना, तो यहाँ पे भी एक नुक्ते से महरम वो बदल जाएगा। ठीक है, और भी अल्फाज वो क्या होते हैं, दुआ बहुत सी दगाओं के साथ हैं, एक लफ्ज़ से मीनिंग बदल जाता है ना है? तो इसीलिए यहाँ पे भी सीला के पेपर में भी रिक्वायरमेंट में एक लफ्ज़ चेंज होने से कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। वहां पे अगर आपने तवज्जो ना तो सारा पड़ा हुआ ना उसमें पानी फिर जाना है। मैंने आपको बताया ये मुझे अंदाजा है ना, मेरी क्लास टीचर को अंदाजा होता है। ठीक है, अब के ये 66% स्टूडेंट्स सारे ऐसे नहीं हैं जिन्होंने सीला नहीं पढ़ा हुआ, उनमें बहुत से ऐसे हैं पढ़ा लेकिन रिक्वायरमेंट को पिक नहीं कर पाए। ये क्लियर होगी बात। दूसरी सबसे अहम चीज, केस स्टडीज। पिछली 2 अटेम्प्ट्स का अगर आप एनालिसिस करें, इसमें भी आईकैप ने एक नया तरीका वारदात ऐड किया है जो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है। पर्सनली देखें, अगर किसी जगह पे आईकैप में और स्टूडेंट्स में कन्फ्लिक्ट होगा ना, तो हर टीचर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मुझे अंदाजा दूसरे टीचर्स के साथ भी है जान, हर टीचर स्टूडेंट के साथ ही खड़ा, कोई टीचर भी आईकैप के साथ खड़ा। अगर कहीं पे कन्फ्लिक्ट हुआ, स्टूडेंट का इंटरेस्ट इफेक्ट होता है। लेकिन मैं प्रोफेशनल हूं ना, तो मैं ये मुझे अंदाजा है कि मार्केट में किन तरह के लोगों की डिमांड है, और मैं ये भी इस चीज़ को भी इनकरेज करता हूं कि आईकैप को चाहिए कि मार्केट की डिमांड को सामने रखे हुए उस क्वालिटी का चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोड्यूस करे। तो सुन ले, पहले तरीका वारदात क्या होता था, अब तरीका वारदात क्या है। पहले तरीका वारदात ये होता था, चैप्टर 6 की केस स्टडी है ना, आईकैप कहता था चैप्टर 6 की केस स्टडी, अगर पेपर आसान बनाना है तो आसान बनाओ, मुश्किल बनाना है तो केस स्टडी भी मुश्किल होनी चाहिए चैप्टर 6 की।
चैप्टर 8 की केस स्टडी भी मुश्किल होनी चाहिए। अगर पेपर आसान बनाना है तो चैप्टर 8 की केस स्टडी आसान, और मुश्किल बनाना है तो 8 की केस स्टडी मुश्किल। ये पुराना तरीका वाला, नया तरीका वाला गौर से सुन लीजिए। वो क्या है? अगर पेपर आसान बनाना है ना तो चैप्टर 6 की डिफिकल्ट केस स्टडी बनाओ, और अगर पेपर मुश्किल बनाना है ना तो चैप्टर 6 और चैप्टर 8 दोनों के मिला के एक केस। इसमें स्टूडेंट क्या करता है, सर पेपर बहुत अच्छा हुआ, सर चैप्टर 6 की केस स्टडी पूछी थी उसने, उससे कहे अच्छा क्वेश्चन में तो ये लाइन भी लिखी थी, ये तो चैप्टर 8 की तरफ जा, ओ सर उधर तो समझ ही नहीं आई। एग्जाम में वैसे आपको पता है 12 बजे होते हैं, तो उसमें एक एक लाइन जो है वो बाजू का वर्ड पिक नहीं कर पाते। तो जहन में रखिएगा आई कैप का लेटेस्ट तरीका वारदात क्या है। 40% थ्योरी वाले में क्या करता है, रिक्वायरमेंट के अंदर एक लफ्ज चेंज करेगा, रिक्वायरमेंट आप कुछ और करके आएंगे, उसने पूछा कुछ और होगा, 0 नंबर। केस स्टडी वाले पोर्शन में क्या करेगा, कुछ केस स्टडी उसकी सिर्फ एक चैप्टर में से होंगी, सिंगल चैप्टर, कुछ केस स्टडी वो मल्टीपल चैप्टर में से टेस्ट करेगा, कर रहा है। तो आपने किसी भी केस स्टडी को अटेम्प्ट करते हुए ना अपना माइंड सिर्फ एक चैप्टर के ऊपर फोकस नहीं रखना, ठीक है। हर केस स्टडी में ऐसा नहीं होगा मल्टीपल चैप्टर, लेकिन कुछ केस स्टडी में मल्टीपल चैप्टर टेस्ट होंगे। क्लियर हो गई ये बात? ये बेटी मेरी जजमेंट है, आई कैप हो सकता है इसको चेंज कर दे। यानी मैंने कहा 50% थ्योरी 45% केस स्टडी, हो सकता है आई कैप 30% थ्योरी करके 55% केस स्टडी कर दे, या आई कैप 20% थ्योरी करके 65% केस स्टडी कर दे, ठीक है। तो ये आई कैप चेंज कर सकता है, दूसरी बात नहीं सोचनी। हाँ, वो केस स्टडी को बढ़ाएगा ही, इससे कम नहीं करेगा, ये पक्का है। भाई सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन हो गया, इसकी नेचर कैसी है, कितनी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और आई कैप उन क्वेश्चन में आपको कैसे डॉज करने की कोशिश करेगा। अभी मैंने सिर्फ ये बताया आई कैप डॉज कैसे करेगा, आपने उससे बचना कैसे है, रिस्पॉन्ड कैसे करना है, ये जैसे जैसे सिलेबस चलेगा आगे वो इंशाल्लाह मैं गाइड करता रहूंगा। इसके बाद आगे चलते हैं जी, सबसे अहम चीज आज यही थी। फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं आप लोगों के लिए, कुछ इंस्ट्रक्शन है फिजिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए, और कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ऑनलाइन वाले फिजिकल स्टूडेंट्स देखें, बताना उस्ताद का फर्ज होता है, अमल करना ना करना आपकी मर्जी है, ठीक है। तो एक दफा मैं बता जरूर दूं, फिजिकल रेगुलर और पंक्चुअल, ठीक है। रेगुलर का मतलब क्या होता है, रोज आना है। पंक्चुअल का मतलब क्या होता है, टाइम पे आना है, ठीक है। एक दिन छुट्टी करेंगे ना समझ के कि ये लॉ है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा। सीए का कोई भी पेपर आज जिस स्टेज पे है ना, मैंने ना बात से बात याद आई, मैंने आई.कॉम भी किया, बी.कॉम भी किया। उसमें होता क्या था, आई.कॉम में हफ्ता छुट्टी करें ना, बी.कॉम हफ्ता छुट्टी करें, हफ्ता छुट्टी करने के बाद वही टॉपिक चल रहा होता था जो छोड़ के गए थे, बस क्वेश्चन 7-8 आगे पहुंच चुके होते थे, टॉपिक वही चल रहा था। इसमें 3-4 दिन के बाद चैप्टर ने चेंज हो जाना होता है। हमारा जो समय इसमें 4-5 दिन से ज्यादा शाज़ और नादिरी कोई चैप्टर्स होते हैं जो हमारे 5 दिन से ऊपर जाते हैं, नॉर्मली 4-5 दिन में। तो एक दिन अगर आप छुट्टी करेंगे ना, सिर्फ एक दिन, तो उसका इफेक्ट अगले 4-5 दिन आता रहेगा। तो आपने छुट्टी नहीं करनी, और दूसरा कोशिश करना है कि टाइम पे आए, क्योंकि हमारी कोशिश ये होगी, आगे चल के लेक्चर प्लानिंग में आपके साथ शेयर करूंगा कि लेक्चर के स्टार्ट में हमने लेक्चर का थीम डेवलप करना है। यानी ऐसा नहीं होगा कि आप आए हैं तो मैं फौरन से लेक्चर बताना शुरू कर दिया, नहीं। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि आपने जब कभी कोई नई चीज़ सिखानी हो ना, उस चीज़ को सिखाने से पहले 2-4 मिनट लगा के ना, तो वो थीम सेट कर दीजिए कि स्टूडेंट क्या सीखने जा रहा है, ताकि स्टूडेंट मेंटली तौर पे अपने आप को एडजस्ट कर ले कि मैं ये चीज़ सीखने जा रहा हूँ, आज का मेरा लेक्चर इस चीज़ के ऊपर बेस कर रहा होगा, इससे बाहर नहीं होगा। तो हर लेक्चर के स्टार्ट में हमने थीम डिस्कस करना होता है कि इस लेक्चर में आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो
वो अगर आप अटेंड करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आप लेट हो गए, 7-8 मिनट भी लेट हो गए, तो वो जो थीम सेट करना होता है हमने, वो फेज गुजर गया। फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, ज़्यादा फोकस होके अटेंटिव होके लेक्चर सुनना पड़ेगा। रेगुलर क्लास में अटेंटिव होके बैठना है। अटेंटिव होके बैठने का मतलब है कि मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना। हो सके तो, अच्छा ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि बड़े बड़े जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे सुना है कि हो सके तो मोबाइल को अपनी ज़िंदगियों से निकाल दें। ठीक है, जब तक स्टूडेंट है तब तक तो आप निकाल ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम, या चलें इस्तेमाल कम से कम कर दें। दुनिया की मोस्ट डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइस मोबाइल है। ठीक है, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं, गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा मोस्ट डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइस, और इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी काम फोकस से नहीं कर सकेंगे। बल्कि रिसेंटली एक रिसर्च हुई, उन्होंने कहा आप मोबाइल ऑफ करके बैग में भी रख देना, फिर भी आपकी अटेंशन को डाइवर्ट करेगा आपका मोबाइल। थोड़ी थोड़ी देर बाद ज़हन में आता रहेगा कि कोई अहम मैसेज कॉल ना मिस हो रही हो। मोस्ट डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइस, इसीलिए क्लास में आपने इसको इस्तेमाल हरगिज नहीं करना, हरगिज नहीं करना। अटेंटिव, जो भी टॉपिक के क्वेश्चन हैं पूछिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उतना ही ज़्यादा आप भी सीखेंगे और दूसरे स्टूडेंट्स भी सीखेंगे। वीकली टेस्ट लाजमी अटेम्प्ट करने हैं। जब तक आप देखें, अगर टॉपिक को याद कर भी लिया, क्या आपको कभी पता चल सकेगा कि रिक्वायरमेंट में कौन सा लफ्ज़ चेंज होने से कैसे रिक्वायरमेंट चेंज होती है? क्या लफ्ज़ हो तो ये वाला कंसेप्ट लिखना है, कौन सा लफ्ज़ हो तो वो कंसेप्ट लिखना है। याद करने से तो नहीं पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? टेस्ट से। अगर उसने मल्टीपल टॉपिक्स को टेस्ट करना है तो कैसे केस स्टडी बनाता है? याद करने से तो नहीं पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? टेस्ट से। शाबाश। तो सिर्फ याद कर लेना काफ़ी नहीं है, आपने वीकली टेस्ट भी अटेम्प्ट करना है। हॉस्टल को और हॉस्टल मेट्स को केयरफुली सेलेक्ट करें। बाज़ औक़ात हम डिसीजन करते होते हैं ना, सिर्फ फाइनेंशियल साइड को सामने रखते हैं, फाइनेंशियल फैक्टर्स को। ठीक है, जैसे ये हॉस्टल का रेंट कम है, इस हॉस्टल का रेंट नहीं, ये हॉस्टल वाला जो ज़्यादा ये तो लूट रहा है, ये कम वाले की तरफ जाते हैं। हो सकता है वो आपके कॉलेज से ज़्यादा दूर हो। आपकी सिर्फ इन्वेस्टमेंट कैश, कोई भी डिसीजन करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपकी पैसों में नहीं होती, आपका टाइम भी होता है जो आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, आपका कैरियर होता है जो आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, एफर्ट्स होते हैं। तो अगर थोड़ा सा दूर है, थोड़ा 1000-1200 ज़्यादा दे दें, करीब हॉस्टल ले लें, ताकि वही 10-15 मिनट जो आने जाने में ज़ाया हो रहे हैं आप पढ़ाई भी इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, कुर्बानी दे रही हैं तो थोड़ी सी कुर्बानी ज़्यादा दे दीजिए। इसी तरह जो हॉस्टल मेट्स होते हैं ना आपके, उनको ध्यान से सेलेक्ट कर लीजिए। अगर 3 लोग एक रूम में रह रहे हैं, एक अगर पढ़ने वाला नहीं है ना, तो वो बाकी 2 को भी पढ़ने नहीं देगा। इसलिए कोशिश कीजिए। मेरे पास असल में कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, बाज़ औक़ात वो बड़े डिस्टर्ब भी होते हैं, आके गपशप करते हैं, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये इतना सीवियर इशू है कि इसे डिस्कस करना चाहिए। 12, ये तो था फिजिकल स्टूडेंट्स के लिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, इनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? पहले इंस्ट्रक्शन, कोशिश करें मोबाइल इस्तेमाल ना करें मेरे भाई। मोबाइल मोस्ट डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइस, मोस्ट डिस्ट्रैक्टिंग। आप लेक्चर देख रहे होंगे, कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, कोई ना कोई मैसेज आए, कोई ना कोई कॉल आ जाएगा, इफेक्टिवली नहीं। और फिर वैसे भी आप देखें, एक चीज़ जो है ना, एक छोटी सी बात आपको बता, जल्दी से बता, ज़्यादा गौर नहीं करना इसके ऊपर। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक मूवी देखनी है घर के टीवी पे, एक सिनेमा स्क्रीन पे मूवी देखनी है। ठीक है, और टाइम आपका उतना ही लगना है। ठीक है, क्या प्रेफर करेंगे? सिनेमा स्क्रीन, ज़्यादा बड़ा इमेज। तो उसी तरह एक ऑप्शन है मोबाइल, छोटी सी स्क्रीन के ऊपर लेक्चर देख लेना, जिसमें कुछ पता नहीं चलेगा ये 3 लिखा हुआ है कि 8 लिखा हुआ है। वो बाद में फिर व्हाट्सएप ग्रुप में पूछेंगे, सर ये 3 लिखा था कि 8 लिखा था। लेकिन अगर वही आप लैपटॉप या कंप्यूटर जो उससे 6-7 गुना ज़्यादा तो बड़ी होती है ना, उससे ज़्यादा बड़ी स्क्रीन है, उस पर देखिए जितना ज़्यादा आपका वो फोकस कर रहे होते हैं ना कोई मंजर, आप उतना ही ज़्यादा आपका माइंड उसको रिटेन कर रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें कि ऑनलाइन के अगर आप स्टूडेंट है, मोबाइल की बजाय किसको यूज़ करना है? स्पीड, टाइम बचाने की कोशिश नहीं करनी। टाइम बचा के कौन सा रक्षा चलाना है आपने, पढ़ना ही है ना। तो इसी को आप रेगुलर स्पीड के ऊपर, स्पीड और अंडरस्टैंडेबिलिटी का इनवर्स रिलेशन है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे अंडरस्टैंडेबिलिटी
कम होती जाती है। वो जो टाइम इधर बचाता है ना बच्चा, इधर आधा घंटा, 1 घंटे का लेक्चर आधे घंटे में ले लेगा डबल स्पीड करके, जो आधा घंटा इधर बचाएगा वो पौना घंटा व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल पूछने में लगाएगा, सवाल पूछने में, जो इधर से, क्योंकि अंडरस्टैंडेबिलिटी कंसेप्ट इतना आया ही नहीं जहन में, और फिर पास्ट पेपर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हुए प्रॉब्लम होगी, फिर बार बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बेहतर यही है कि आप रेगुलर स्पीड में, वक्त नहीं बचता, जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। लेक्चर डबल स्पीड पे, जब आप मूवी डबल स्पीड पे नहीं देखते तो लेक्चर जो कि एक टेक्निकल, हालांकि मूवी में कोई टेक्निकल कंसेप्ट भी नहीं होता, वो तो स्टोरी होती है, पता चल रहा होता है कि क्या हो रहा है। ऐसे टेक्निकल लेक्चर में टेक्निकल कंसेप्ट्स होते हैं जो सिर्फ सुनने देखने नहीं होते, समझने भी होते हैं। हमारे माइंड को भी कंसेप्ट्स को रिटेन करने के लिए प्रोसेसिंग करनी होती है, टाइम चाहिए। अगर वो टाइम उसको उतना नहीं मिलेगा, कंसेप्ट आपके दिमाग में नहीं बैठ सकेगा। बाज़ औक़ात हम लेक्चर के दौरान कुछ चीज़ें बार बार बोल रहे होते हैं, 2 दफ़ा, बाज़ औक़ात 3 दफ़ा, तो ऑनलाइन में स्टूडेंट्स बड़ा एतराज़ करते हैं, कहते हैं सर हम बोर हो जाते हैं, आप एक चीज़ को एक ही दफ़ा बोल दिया करें ना, हम बोर हो जाए, 2-2 दफ़ा 3-3 दफ़ा बात कर रहे हैं, लेक्चर बड़ा स्लो हो जाता है। लेकिन वो चीज़ इतनी अहम होती है कि आप लोगों के जहनों में बिठानी है, और वो जहनों में उसी वक्त बैठती है जब बार बार उसकी तकरार होती है। इसीलिए कुछ कंसेप्ट ऐसे होंगे कि आपको बोर होना पड़ेगा। डोंट मिस यूज फ्लेक्सिबिलिटी, स्टडी डेली। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या? सहूलत आई कि जब मर्जी पढ़ लें, सहूलत यही है ना ऑनलाइन में, जब मर्जी पढ़ लें। कहता ठीक सुबह पढ़ लेंगे, इफ्तारी के बाद पढ़ेंगे, अभी नहीं, इफ्तारी के बाद, इफ्तारी के बाद नहीं, नमाज तरावीह पढ़ लें, फिर उसके बाद तरावीह के बाद थके हुए हैं सुबह, हाँ सहरी के टाइम पे, सहरी के टाइम पे नमाज पढ़ी, नींद बड़ी अच्छी आती है, नींद बड़ी, बाद 10 मिनट बस सो लूँ, 10 मिनट के बाद पता चलता है 10 कब बज गए, कुछ नहीं हुआ। तो इस तरीके से लेक्चर पेंडिंग होते। याद रखें, अगर आप पहले, मुझे ये बताइए, एक आया बंदा आपके पास, क्या टाइम किया हुआ है, 11, बंदा आपके पास आया है, मजदूर है, वो तनहादार बंदा है, उसकी सैलरी है महीने की 30,000, आपसे कहने लगा सर मुझे उधार दे दीजिए 10,000। आपने कहा उधार क्यों चाहिए? उसने कहा सर उधार दे दीजिए 10,000, अगले महीने वापस कर दूंगा। क्या करें, मजबूर, ये 30,000 में गुजारा नहीं होता, इसीलिए मैं उधार मांग रहा हूँ। आपके ज़हन में फौरी क्या बात आएगी? नहीं देंगे ना, शाबाश, क्यों नहीं देंगे? जो पहले महीने 30,000 में गुजारा नहीं कर सका वो दूसरे महीने कैसे करे? तो अगर आप आज के दिन 1 घंटे का लेक्चर किसी वजह से नहीं ले सके तो अगले दिन में, टाइम तो वही है 24 घंटे हैं, कि कल का दिन 48 घंटे का हो जाएगा, वो भी 24 घंटे, तो उसमें 2 घंटे कैसे पढ़ सके? नहीं, जिसका 1 लेक्चर पेंडिंग गया ना, उसके 10 लेक्चर कन्फर्म में पेंडिंग जाएंगे, कन्फर्म है। इसलिए रोज का काम रोज देखें। प्रॉब्लम्स, हम इंसान है ना, प्रॉब्लम्स हर एक को हैं, प्रॉब्लम्स की नेचर डिफरेंट है। मैं स्टूडेंट लाइफ में था, प्रॉब्लम्स की नेचर कुछ और थी, टीचिंग लाइफ में प्रॉब्लम की नेचर, आपके साथ भी, इन भाई की जिंदगी में भी प्रॉब्लम है, इनकी जिंदगी प्रॉब्लम, क्या करें, और ये रहनी है प्रॉब्लम, इनके साथ ही मैनेज करना सीखना है हमने। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपने उसको एक्सक्यूज नहीं बनाना ना पढ़ने का है, बल्कि आपने क्या कहना है कि नहीं, इन हालात में भी पढ़। वो हाँ, मैं नॉर्मली ये टॉक शोज वगैरह देखता नहीं होता, एक टॉक शो में एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात कही, कोई एक शेर था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। तो जिस दिन पढ़ना मुश्किल हो ना, उस दिन आपने कहना आज पढ़ के दिखाऊंगा। अगर मैंने आज पढ़ लिया ना तो इसका मतलब है मैं किसी भी दिन पढ़ सकता हूं। ठीक है, तो लेक्चर को पेंडिंग किसी सूरत नहीं करना। और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी जब पढ़ रहे हैं, लेक्चर ले रहे हो, तो सेल फोन्स को ऑफ करना है। बाकी ये यूट्यूब के लेक्चर और ऑफिशियल लेक्चर में क्या फ़र्क होता है, ये अक्सर स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं, समझ आए तो ठीक है, ना समझ आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये कुछ फेलियर की रीजंस ये सुन लीजिए। क्या रीजन? पहली रीजन क्या बताई? लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस लाइक अकाउंटिंग पेपर। यानी जिस तरह अकाउंटिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे अकाउंटिंग में रिटन प्रैक्टिस नहीं करते वैसे लॉ में भी नहीं करते, नहीं नहीं। इसका मतलब क्या कि जिस तरह अकाउंटिंग में प्रैक्टिस करते हैं ना,
उस लॉ में प्रैक्टिस नहीं करते आप। अकाउंटिंग आपसे 2 घंटे करवा लें आप बोर नहीं होंगे। लॉ का एक क्वेश्चन 15 मिनट का रिटर्न करना पड़ जाए ना, आप कहेंगे सर सॉल्यूशन देख लेता हूं, कंसेप्ट तो वही है। तो रिटर्न प्रैक्टिस करना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपने उस क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है। नॉट प्रिपेयरिंग न्यू टॉपिक्स, जो नए टॉपिक्स आते हैं ना, जैसे हमारे सिलेबस में कुछ नए टॉपिक्स ऐड, हमारा लास्ट चैप्टर जो है ना इसका वो नया एडेड। अब होता क्या है, लास्ट चैप्टर कब पढ़ाना है, लास्ट में पढ़ाना है क्या, तो लास्ट में पढ़ाना है तो शुरू के टॉपिक्स बच्चे के किसी भी सब्जेक्ट के ज्यादा अच्छे तैयार होते हैं, एंड वाले कम, क्यों भला, टाइम कम मिलता है। तो आपने क्या करना है, जब सिलेबस आखिरी महीने में पहुंचेंगे ना तो आपने वो कंसेप्ट्स को और ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार करना। क्लियर। नॉट अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट मैंने बता दिया, ये आपका तरीका वारदात कि एक एक लफ्ज से वो कंसेप्ट को चेंज। सिलेक्टिव स्टडी करने, एब्सेंटीज्म, क्लास में छुट्टी नहीं करनी, मोबाइल फोन हाँ ये फेलियर की रीजन बता रहा है, आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा। ये ना हो गए सर आपने लिखा हुआ था यूज मोबाइल ड्यूरिंग क्लास। कंसेप्ट को सिर्फ इंडिपेंडेंट नहीं रिलेट करके पढ़ना है। ठीक है, मेन कंसेप्ट क्या चल रहा है। फिर दूसरों के क्वेश्चंस को ना सुनना। आप क्लास में कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे, देखें वो भी लॉ का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो दूसरे स्टूडेंट को चाहिए कि उसको ध्यान से सुने। फिर वीकली टेस्ट को अटेम्प्ट ना करना, वही बात, जब तक आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आई कैप टेस्टिंग किस तरीके से कर रहा है और जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं क्या वो मार्क्स गेन करेगी कि नहीं आपके लिए। कितना टाइम रिक्वायर्ड है इस सब्जेक्ट को पास करने के लिए, डेली 2 घंटे। ठीक है, ये पहले मैं 1.5 घंटे रिकमेंड किया करता था, लेकिन अब रिसेंटली आई कैप ने अपना थोड़ा सा केस स्टडी बेस्ड फोकस ज्यादा कर दिया है। हमें भी केस स्टडी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो लेक्चर के बाद घर आपने खुद से 2 घंटे तकरीबन पढ़ना है। होम असाइनमेंट्स डेली करनी है और रिटर्न और ये होम असाइनमेंट्स आपकी डेली चेक भी होंगी, ये डेली चेक भी हुआ करेंगी। वीकली रिटर्न टेस्ट अटेम्प्ट करना है और संडेज को रिवाइज करना है। हर संडे आप रूटीन बना लें, कम से कम लॉ का कोई नया कंसेप्ट आपने नहीं पढ़ना, बल्कि जितने भी प्रीवियस कंसेप्ट्स होंगे वो रिवाइज करने हैं। किसी भी थ्योरी के सब्जेक्ट में पीरियोडिक रिवीजन बहुत अहम होती है, तो हर संडे आपका रिवीजन डे होना चाहिए। क्लियर जी। ये कुछ ओरिएंटेशन के हवाले से चीज़ें थी। मज़ीद जैसे ही सब्जेक्ट चलेगा फर्दर चीज़ें भी हम डिस्कस करते रहेंगे। कल से इंशाल्लाह लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम अपना। आपको कोई फ़िलहाल बुक वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, बुक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आ जाएगी। मीनवाइल आपको जो रिसोर्सेज चाहिए होंगे वो मैं प्रोवाइड करूँगा। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें, नहीं चलिए आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।